नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार ई-पे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, फेसबुक और टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eplearning.com भी विजिट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप वहां पे पोस्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या है? व्हाट इज ए नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? व्हाट इज ए नेटवर्क? तो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है नेटवर्क से। तो नेटवर्क क्या है दोस्तों? नेटवर्क इज ए शेयरिंग ऑफ। नेटवर्क एक शेयर है, नेटवर्क एक आदान प्रदान है। किसका किसका दोस्तों? इंफॉर्मेशंस का, रिसोर्सेज का एंड सर्विसेज का। नेटवर्क इज ए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन मींस जब दो या दो से अधिक डिवाइस को जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो नेटवर्क की श्रेणी में आता है। दूसरा दोस्तों क्या है? नेटवर्क इज ए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड रिसोर्सेज, स्रोत का आदान प्रदान, और तीसरा है दोस्तों सर्विसेज का आदान प्रदान। इन तीनों के आदान प्रदान को मिलाकर ही एक नेटवर्क बनता है दोस्तों। मान लो किसी कंपनी के अंदर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स हैं। किसी कंपनी के अंदर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं दोस्तों? सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और सभी कंप्यूटर्स पे, मान लो किसी कंपनी के अंदर 100 कंप्यूटर हैं, तो 100 कंप्यूटर पे 100 प्रिंटर नहीं लगाते, नंबर ऑफ प्रिंटर्स को कम कर देते हैं। तो वहां पे अपनी कौन सी सर्विस काम करती है? प्रिंट सर्विस काम करती है। और आगे क्या है दोस्तों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है दोस्तों? 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी है दोस्तों इंटरनेट की और दूसरी कैटेगरी है इंट्रानेट की। नेटवर्क को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनेट और दूसरा है अपना इंट्रानेट। इंटरनेट दोस्तों जो सार्वजनिक नेटवर्क होता है जिसे आप लोग भी यूज में लेते हो, और दूसरा नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? इंट्रानेट, जिसे अपने प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। किसी स्कूल का हो सकता है, किसी कॉलेज का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, किसी फाइनेंस कंपनी का हो सकता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है, जहां प्राइवेट पर्सन्स के लिए नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं उसी नेटवर्क को वही लोग यूज करते हैं। मान लो मैं इसी लैब के अंदर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क प्रिपेयर कर देता हूं और उन्हीं पीसीज के अंदर डेटा आपस में ट्रांसफर होता है, तो वो मेरा क्या रहेगा? कौन सा नेटवर्क रहेगा? प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, क्योंकि उसको क्रिएट मेरे द्वारा किया गया है दोस्तों। और दूसरा क्या है? इंटरनेट, जिसका अपने सभी यूज लेते हैं, जिसका अपने सभी यूज लेते हैं, जो एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट को जानने से पहले दोस्तों अपने क्या देखेंगे? नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या बताया मैंने दोस्तों? नेटवर्क है, नेटवर्क इज ए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। नेटवर्क एक आदान प्रदान है। नेटवर्क एक आदान प्रदान है किसका दोस्तों? सूचनाओं का, स्रोत का और सुविधाओं का आदान प्रदान है। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस को जोड़कर सूचनाओं का, सुविधाओं का और स्रोत का आदान प्रदान किया जाता है तो वो नेटवर्क कहलाता है। और यहाँ नेटवर्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है दोस्तों इंटरनेट और दूसरा है इंट्रानेट। इंटरनेट होता है पब्लिक नेटवर्क, जिसे कोई भी कहीं से भी बैठ के यूज कर सकता है। इसी नेटवर्क को अपने सार्वजनिक नेटवर्क भी बोलते हैं। और इंट्रानेट होता है प्राइवेट नेटवर्क या पर्सनल नेटवर्क, किसी स्कूल का, बैंक का या किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो ये तो था नेटवर्क दोस्तों। आगे पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अपने इंटरनेट को यूज करने लगे, तो पहले इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में। अब इंटरनेट के बारे में दिया हुआ दोस्तों, इंटरनेट एक दूसरे जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में
जोड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर्स का जाल है, जो ये जो चीजें बताई गई दोनों दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जो डिवाइस काम में लिए जाते हैं, राउटर और सर्वर के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़कर एक जाल तैयार किया गया है। आज इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज इंटरनेट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इंटरनेट एक इंग्लिश शब्द है जो इंग्लिश के ही एक और शब्द इंटरनेटवर्क से लिया गया है। हिंदी में इंटरनेट का अर्थ होता है अंतरजाल। इसे अंतरजाल या फिर सामान्य भाषा में महाजाल भी कहा जा सकता है। एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जो विभिन्न प्रकार की सूचना, संचार और सुविधाओं का प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नेटवर्क लैंग्वेज होती है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को अपने आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक दोनों कंप्यूटर में एक नेटवर्क लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उसी नेटवर्क लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे मान लो अपने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं http www.google.com। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़कर जब अपने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो URL पे जो एड्रेस बार होती है ब्राउजर की, उसमें अपने क्या लिखते हैं HTTP। यहाँ पे भी HTTP है और जो गूगल का सर्वर है वहां पे भी HTTP इंस्टॉल किया जाता है। HTTP की फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, इसे नेटवर्क लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब अपने बात करते हैं इंट्रानेट की। इंट्रानेट के बारे में पहले बता चुका हूं। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी का भी हो सकता है। वो हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट जो है वो होता है प्राइवेट नेटवर्क, जो इंटरनेट की तरह TCP/IP। कल मैंने TCP/IP के बारे में नहीं बताया था आपको। TCP/IP भी एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट पैकेट, और इसके इन्वेंटर का नाम था दोस्तों VINT विंडसर्फ और बॉब कैन। TCP/IP प्रोटोकॉल के इन्वेंटर कौन है दोस्तों? विंडसर्फ और बॉब कैन। TCP/IP के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनल रूप से साझा करता है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर रूम में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर TCP/IP एक नेटवर्क लैंग्वेज के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। एक संगठन के अंदर कंप्यूटर की एक प्रणाली जो वहां काम करने वाले लोगों के लिए एक जानकारी को देखने और दूसरों को जानकारी भेजने के लिए संभव बनाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको। इंटरनेट एक क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है, और इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो है इंटरनेटवर्क वर्ड से लिया गया है। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी स्कूल का, कॉलेज का, बैंक का, किसी भी कंपनी का हो सकता है, जो वहां काम करने वाले लोगों के लिए तैयार किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंटरनेट का इन्वेंशन कैसे हुआ, इंटरनेट इवॉल्व कैसे हुआ। ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका नाम है ENIAC। इसके बारे में अपने कल की क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये बात कब की है दोस्तों? फरवरी 1914 की प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ये। इस कंप्यूटर में क्या था दोस्तों? इस समय के अंदर जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर करना होता था, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता था, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता था। ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय कोई नेटवर्क नहीं था। मैन्युअली डेटा ट्रांसफर करना पड़ता था ENIAC कंप्यूटर के अंदर। तो एक बार थोड़ा सा अपने ENIAC के बारे में भी जान लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ENIAC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC का वजन 30 टन था। ENIAC जो था वो आकार में बहुत बड़ा कंप्यूटर था और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता था? 200 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था, और तृतीय पीढ़ी के
कंप्यूटर्स में आईसी का उपयोग होता था, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता था, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। और एनिएक जो कंप्यूटर था ये 30 टन वजन का था, 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, क्योंकि यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के साथ साथ 1500 रिलेज को लगाया जाता था। रिले कंपोनेंट होता है, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट के लिए लगाई जाती थी। एनिएक का आविष्कार क्यों किया गया? एनिएक को संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोप खाने की फायरिंग की टेबल की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो एनिएक का निर्माण किस लिए हुआ था दोस्तों? तोप खाने की जो फायरिंग थी, उसकी जो टेबल थी, उसकी गणना करने के काम में लिया जाता था। इसका पहला इस्तेमाल हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया। एनिएक का पहला इस्तेमाल हाइड्रोजन के जो बम्स थे उनकी गणना करने के लिए लिया गया था। और इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? जे प्रिस्पर एकार्ट एंड जॉन मैचुली ने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर इसका आविष्कार किया था। तो एनिएक के जो इन्वेंटर थे, एनिएक को किसने इवॉल्व किया था? जे प्रिस्पर एकार्ट के द्वारा इवॉल्व हुआ था, और जॉन मैचुली ने इसका आविष्कार किया था। और ये दोनों ने आविष्कार कहाँ किया था? पेनिसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी के अंदर आविष्कार किया था। एनिएक के बारे में पिछले काफी एग्जाम्स में भी पूछा गया। एनिएक की फुल फॉर्म्स, एनिएक के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया जाता था, एनिएक का वेट कितना था, एनिएक के इन्वेंटर कौन थे? तो एनिएक के दो इन्वेंटर थे, जे प्रिस्पर एकार्ट और जॉन मैचुली। ठीक है, तो एनिएक के समय क्या था? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स में डेटा को ट्रांसफर करना होता था, तो दोनों में डेटा ट्रांसफर ऑटोमेटिक न होके मैन्युअली तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुए दोस्तों, धीरे धीरे आविष्कार बढ़ते गए, सारा का सारा जो काम था आसान होता गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? शीत युद्ध के दौरान सबसे पहले लियोनार्ड क्लेराक जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रमुख थे, शीत युद्ध के समय लियोनार्ड क्लेराक जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रमुख थे, इन्होंने सेना की जो जरूरी जानकारी थी उसको सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई, जिससे क्या हुआ? डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। किसने योजना बनाई दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो प्रमुख थे लियोनार्ड क्लेराक ने एक योजना बनाई, जिससे जो अमेरिका के अंदर जो सेना थी उनकी जो छावनियां बनी हुई थी, वहां से एक जगह से दूसरी जगह सेना की जो जानकारी थी उसको ट्रांसफर आसानी से किया जा सके, इसके लिए एक योजना बनाई। 1960 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन्हीं की एक एजेंसी 1960 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन्हीं की एक एजेंसी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अर्पा। उस एजेंसी का क्या नाम था? अर्पा। उस एजेंसी का नाम था अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उस एजेंसी का नाम था अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को एक काम सौंपा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जो कि अमेरिका का एक डिपार्टमेंट था, उसको एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसी की एक एजेंसी जिसका नाम था अर्पा, उसको एक काम सौंपा। काम सौंपने का रीजन क्या था? काम सौंपने का रीजन ये था, जो अमेरिका के अंदर सैनिकों की अलग अलग छावनियां बनी हुई थी, उनमें डेटा को या सेना की जो जानकारी थी वो इजीली ट्रांसफर हो सके। ये काम डीओडी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो प्रमुख थे लियोनार्ड क्लेराक के द्वारा अर्पा को सौंपा गया। अर्पा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी थी। अर्पा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ही एक एजेंसी थी। अर्पा को काम सौंपने का रीजन क्या था? क्योंकि अर्पा में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स काम करते थे।
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसी की एक एजेंसी जिसका नाम था अरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, को एक काम सौंपा जिससे डेटा को इजीली ट्रांसफर किया जा सके। जो सेना की जो जानकारी थी उसको एक कंप्यूटर तक दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से साझा किया जा सके, को एक काम सौंपा। क्योंकि अरपा के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स काम करते थे, और वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी? यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, UCLA, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा, UCSB, और तीसरी यूनिवर्सिटी है दोस्तों स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI, और द यूनिवर्सिटी ऑफ उता। इन चारों यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स काम करते थे किसके अंदर दोस्तों? अरपा के अंदर। और अरपा किसके अंतर्गत काम करता था? अमेरिका की एक एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रमुख कौन थे? लियोनार्ड क्लेलार्क उसके प्रमुख थे। इसको एक काम सौंपा। काम किस लिए सौंपा गया? क्या कि दूसरी जो सेना की जानकारियां थी एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर पाए। चारों यूनिवर्सिटीज के नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, UCLA, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा, UCSB, और तीसरा स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ SRI, और चौथी यूनिवर्सिटी कौन सी थी दोस्तों? द यूनिवर्सिटी ऑफ उथा। इन चारों यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर्स थे वो अरपा के अंदर काम करते थे। अरपा किसके अंदर काम करता था? DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, जिसके प्रमुख कौन थे? लियोनार्ड क्लेलार्क। ये यूनिवर्सिटीज की लोकेशन दिखाई गई है यहाँ पे। ये अमेरिका का जियोग्राफिकल मैप है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका का जियोग्राफिकल मैप है। ये है SRI की लोकेशन, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ उता, UCLA, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा बारबरा। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जियोग्राफिकल मैप है। जो अरपा नाम से नेटवर्क बनाया था वो सबसे पहले इन चारों यूनिवर्सिटीज को आपस में जोड़ा गया था। इन चारों यूनिवर्सिटीज से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफर किया गया था। और ये जो जियोग्राफिकल मैप है जो अरपा के द्वारा बनाया गया था इसको बोला गया था अरपानेट। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स हुए। आज जो इंटरनेट जिसके करोड़ों अरबों में यूजर्स हैं, जब इंटरनेट बना था किसी ने भी नहीं सोचा था इसके यूजर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब तो जियो के द्वारा बिल्कुल ही आसान कर दिया गया। 350 रुपए में 3 महीने तक अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरनेट बना था तो ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं। इंटरनेट धीरे धीरे इंडिया तक पहुंचा है और इन चारों यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले अरपानेट को जोड़ा गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर अरपा को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग अरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा की गई, जिस वजह से इसे अरपानेट नाम दिया गया। तो DOD ने बोला अरपा को, अरपा ने जो नेटवर्क बनाया उसी का नाम क्या रखा गया दोस्तों? अरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो सबसे पहला नेटवर्क था, यदि परीक्षा में पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? सबसे पहला नेटवर्क था अरपानेट। अब अपने बात करते हैं अक्टूबर 29 की 1969 की को अरपानेट के माध्यम से पहला संदेश लॉगिन लिखकर भेजा गया था। अरपानेट में जो सबसे पहला संदेश भेजा गया था दोस्तों वो वर्ड कौन सा था? लॉगिन। लेकिन ये वर्ड पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ था। इसके सबसे पहले 2 कैरेक्टर L और O ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हुए थे। 1969 के अंत में अरपानेट में सिर्फ 4 कंप्यूटर जुड़े थे, लेकिन 1970 के दौरान यह नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। 1969 तक सिर्फ अरपानेट के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क था उसके अंदर 4 ही कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सका था। लेकिन 1970 के बाद 1917 के बाद यह नेटवर्क लगातार बढ़ता गया, मतलब इस नेटवर्क में लगातार इजाफा
होता चला गया। देखो जो नेटवर्क आज अपने यूज कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हुए, काफी सारी जनरेशंस निकल गई हैं, फिर जाके कहीं इंटरनेट तक अपने पहुंच पाए हैं। तो ये है अर्पानेट का जियोग्राफिकल मैप। 1970 के अंदर क्या हुआ था, ये यूनिवर्सिटी चारों जियोग्राफिकल मैप में देख लीजिए, लेकिन इसके दूसरी साइड में लंदन तक इसका विस्तार हो चुका था। अर्पानेट का 1970 में पूरे अमेरिका के अंदर विस्तार हो चुका था, लेकिन 1969 तक ये SRI, उता और UCSB और UCLA तक ही था। ये जो 4 यूनिवर्सिटी किसके अंदर काम करते थे, किसके रिसर्चर्स, अर्पा के अंदर काम करते थे। और अर्पा किसके अधीन था, DOD के अंदर। DOD क्या था, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था। और अर्पा को बनाने का मुख्य रीजन क्या था, अर्पा को बनाने का दोस्तों मुख्य रीजन ये था, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था वो एक ऐसी फैसिलिटी को इन्वेंट करना चाहता था जिससे सेना की जो जरूरी जानकारी थी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सके। इसीलिए सबसे पहला नेटवर्क बना अर्पानेट। और 1972 में क्या हुआ, 1972 में अर्पानेट से लगभग 32 और होस्ट कंप्यूटर जुड़ चुके थे। 1972 के अंदर अर्पानेट जो वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क था जिसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, अर्पा नाम की एजेंसी के कहने पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बना था। बनाया किसके द्वारा गया था, अर्पा नाम की एजेंसी के द्वारा। उसके अंदर चारों रिसर्चर्स काम करते थे। उसी नेटवर्क के अंदर 32 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा चुका था। 1972 के अंदर इसी वर्ष अर्पा का नाम बदलकर डरपा कर दिया गया। और डरपा करने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बना था। और डरपा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। 1972 के अंदर अर्पा के नाम में परिवर्तन हुआ और अर्पा को क्या नाम दे दिया गया, डरपा। अब 1972 के अंदर कुछ इन्वेंशन और हुए हैं। 1972 के अंदर जो इन्वेंशन हुए हैं उसमें मेनली किसका नाम आता है, मेनली नाम आता है बर्थ ऑफ इंटरनेट का। इंटरनेट का जन्म कब माना जाता है दोस्तों, यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए इंटरनेट का जन्म कब हुआ था, तो इंटरनेट का जन्म हुआ था 1972 के अंदर हुआ था इंटरनेट का जन्म। और करने वाले कौन थे, विंडसिर्फ और बॉब कैन। विंडसिर्फ और बॉब कैन, इन दोनों पर्सन्स ने अर्पानेट बनाया था, क्योंकि ये उसी अर्पानेट के सदस्य थे जो अर्पानेट ग्रुप था, अर्पा एजेंसी में काम करते थे। बर्थ ऑफ इंटरनेट का श्रेय 1972 में हुआ था और इनका जो श्रेय है विंडसिर्फ और बॉब कैन को जाता है, क्योंकि ये दोनों इसी तकनीक पे काम कर रहे थे। विंडसिर्फ और बॉब कैन इसी तकनीक पे काम कर रहे थे जिससे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सके। विंडसिर्फ और बॉब कैन इसी तकनीक पे काम कर रहे थे जिससे इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सके। और ये दोनों थे कौन, ये दोनों जो अर्पा नाम की एजेंसी थी उसी के एक सदस्य थे, उसी के सदस्य थे, इसी तकनीक पे काम कर रहे थे जिससे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सके। और इन्होंने एक डिवाइस का इन्वेंशन भी किया, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, गेटवे। विंडसिर्फ और बॉब कैन ने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसे क्या बोला जाता है, गेटवे बोला जाता है दोस्तों। विंडसिर्फ और बॉब कैन ने और भी इन्वेंशन किए हैं जिसका मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। विंडसिर्फ और बॉब कैन के द्वारा TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट पैकेट का भी इन्वेंशन किया है। अगली स्लाइड देखते हैं अपने। TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का आविष्कार किया जो आगे जाके दो भागों में बंट गया, TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट पैकेट के रूप में ये बंट गया। इसका आविष्कार भी किसके द्वारा किया है, किसने किया दोस्तों, विंडसिर्फ और बॉब कैन ने किया है। और 1971 और 2 में ईमेल की शुरुआत भी हुई। एक इन्वेंशन जो इंटरनेट के लिए बहुत बड़ी क्रांति बना, उसकी शुरुआत भी कब हुई, 1972 में, क्योंकि 1972 में पहला ईमेल भेजा गया था। 1972 में पहला ईमेल भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था दोस्तों, रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था। और रे टॉमिल्सन
ये पर्सन है, ये है विंडसिर्फ, बॉब कैन और रे टॉमिल्सन। इन तीनों को इंटरनेट के बर्थ का श्रेय जाता है। इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था, विंडसिर्फ ने गेटवे का इन्वेंशन किया था और साथ में TCP/IP प्रोटोकॉल का इन्वेंशन किया था। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों जिससे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। और प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बताया ही है, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नेटवर्क लैंग्वेज है कंप्यूटर की। दोनों कंप्यूटर्स में सेम होना जरूरी है। जब अपने किसी भी वेबसाइट को ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों के अंदर प्रोटोकॉल का होना जरूरी है, सेम प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। तो विंडसिर्फ और बॉब कैन ने TCP/IP प्रोटोकॉल का इन्वेंशन किया था और एक डिवाइस गेटवे का इन्वेंशन किया था। इन दोनों ने TCP/IP प्रोटोकॉल और गेटवे नाम का इन्वेंशन किया था, गेटवे डिवाइस का इन्वेंशन किया था। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट पैकेट। अब 1973 में ARPANET ने अमेरिका की सीमाओं को पार करते हुए प्रथम अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन इंग्लैंड व नॉर्वे तक स्थापित किए थे। अब इंटरनेट अमेरिका से बाहर पहुंचने लग गया। और सबसे पहला जो अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन बना था वो कौन से देशों के साथ बना था? इंग्लैंड के साथ बना था और नॉर्वे के साथ बना था। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन इंग्लैंड के साथ बना था और नॉर्वे के साथ बना था। और 1973 में नेटवर्क कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का निर्माण हुआ। फिर से प्रोटोकॉल आ गया। मैंने आपको 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में बता दिया है। पहला HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट पैकेट, तीसरा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का FTP प्रोटोकॉल का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1973 के अंदर FTP प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ था। 1979 में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने पहला डाकघर बनाकर, पहला कंप्यूटराइज्ड डाकघर बनाकर उसमें नेटवर्क बनाया था। इंटरनेट की नई तकनीक प्रारंभ की थी। ब्रिटिश डाकघर ने पहला एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर एक नई तकनीक आरंभ की थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। इसके जस्ट बाद क्या हुआ? 1981 के अंदर अपने कंप्यूटर के दूसरे चरण में आ चुके हैं। CS-NET का निर्माण हुआ। 1981 के अंदर CS-NET का आविष्कार हुआ। और CS-NET किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जो CS-NET बनाया गया था, यह भी इंटरनेट की क्रांति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज ARPA से एफिलिएटेड नहीं थी, उन्होंने CS-NET का यूज किया। जो यूनिवर्सिटीज ARPA नाम की एजेंसी से एफिलिएटेड नहीं थी, क्योंकि वहां तो सिर्फ 4 ही यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज ने जो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने नेट बनाया था, जिसका क्या नाम था? CS-NET, उन यूनिवर्सिटीज ने CS-NET का यूज किया। और 1983 के अंदर ARPANET 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला मिलनेट और दूसरा ARPANET। मिलनेट जो था मिलिट्रीज लोगों के लिए और ARPANET जो था सिविलियन पर्सन के लिए। CS-NET को रिप्लेस करके NSF-NET आया। NSF-NET भी बनाया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया था। पहले CS-NET बनाया था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और फिर बनाया था NSF-NET। पहला नेटवर्क था ARPANET, दूसरा CS-NET और तीसरा नेटवर्क आ गया अपना NSF-NET। NSF-NET कब आया था दोस्तों? 1986 के अंदर आया था। 1986 में CS-NET को रिप्लेस करके नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था, जिसकी जो स्पीड थी 1.54 MB रिकॉर्ड की गई थी। ये उससे भी
फास्ट स्पीड का नेटवर्क था। और जो आज का नेटवर्क अपने यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो एनएसएफ नेट की तरह ही काम करता है। इसीलिए एनएसएफ नेट को आज के इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है। कुछ और इन्वेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। 1989 में क्या हुआ था दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी के टिम बर्नर ली ने इंटरनेट पर सूचनाओं के वितरण की एक नई तकनीक का विकास किया था। 1989 में यूरोपियन लेबोरेटरी के टिम बर्नर ली ने सूचनाओं की नई तकनीक का आविष्कार किया था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हुए फिर? टिम्स बर्नर ली। और आविष्कार कब हुआ था? 1989 के अंदर। और 20 दिसंबर 1990 में टिम्स बर्नर ली ने दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट लाइव की थी। सबसे पहली वेबसाइट कब लाइव हुई थी दुनिया की? टिम्स बर्नर ली के द्वारा 20 दिसंबर 1990 को हुई थी। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 6 अगस्त 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। और 6 अगस्त 1991 में इसे दुनिया भर के लोगों ने देखा था। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में देखते हैं। अब उन्होंने 3 नेटवर्क के बारे में चर्चा कर ली है। पहला अर्पानेट जो डीओडी के द्वारा बनाया गया था। दूसरा सीएस नेट जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। और तीसरा नेटवर्क है दोस्तों एनएसएफ नेट, ये भी नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अर्पानेट 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। पहला मिलनेट और दूसरा अर्पानेट। मिलनेट जो था मिलिट्रीज लोगों के लिए था, और जो अर्पानेट था ये सिविलियन लोगों के लिए यूज किया जाता था। और टिम्स बर्नर ली ने सन 1990 के अंदर पहली वेबसाइट लाइव की थी। और साथ में www वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? टिम्स बर्नर ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड के बारे में चलते हैं। 1990 में एनएसएफ नेट के द्वारा अर्पानेट को रिटायर कर दिया गया। अब अर्पानेट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा दोस्तों? नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेट के द्वारा। 1990 में अर्पानेट को बंद कर दिया। आज भी जो अपने इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी बैकबोन किसे माना जाता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेट को उसकी बैकबोन माना जाता है। 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि एनएसएफ नेट इंटरनेट ट्रैफिक को मैनेज करने में सार्थक नहीं है, तो 3 कंपनी आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मेरिट और एमसीए के द्वारा एएनएस नेट, एडवांस नेटवर्क एंड सर्विसेज नेट बनाया गया। अब 1991 में कौन सा नेटवर्क बना? सबसे पहला एएनएस नेट बना। और 1991 में मार्क पेरी मैकहिल के द्वारा गोफर का आविष्कार किया गया, जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल और भी आसान हो गया। गोफर एक तरह से सर्च इंजन था दोस्तों। 1991 में मार्क पेरी मैकहिल के द्वारा गोफर का आविष्कार किया गया। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? पहले की बहुत सी एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हो गई थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी वीएसएनएल यहाँ क्या है दोस्तों? आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चालू किया गया था। सबसे पहला आईएसपी कौन था? वीएसएनएल नाम की एक कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसने 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट को चालू किया था दोस्तों। उस समय इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल जो इसका इस्तेमाल है चैट करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, जितने भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स है 90% उन्हीं में इसका यूज होता है। उस समय इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था और इसकी स्पीड मात्र 8 से 10 kbps थी।
1994 के अंदर 93 और 94 में माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप नेविगेटर जैसे ग्राफिकल वेब ब्राउजर मार्केट में आ गए थे। 93 और 94 में ग्राफिकल वेब ब्राउजर एज लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार हो गया था। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, यूसी ब्राउजर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं। और वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट को यूजर तक पहुंचाने का काम होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और नेटस्केप नेविगेटर के द्वारा 93 और 94 में किया गया था। और टीसीपी आईपी मॉडल के लिए सन 2004 में विंडसर्फ और बॉब कैन को टर्निंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। टीसीपी आईपी मॉडल के लिए सन 2004 में विंडसर्फ और बॉब कैन, इन दोनों के बारे में जिक्र कर चुका हूं पहले। विंडसर्फ और बॉब कैन कौन थे दोस्तों? जो अर्पा के ही सदस्य थे और ये एक ऐसे इन्वेंशन पे काम कर रहे थे जिससे दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जा सके। और इन्होंने ही टीसीपी/आईपी मॉडल बनाया था और इन्होंने एक डिवाइस का भी इन्वेंशन किया था जिसका नाम क्या था दोस्तों? गेटवे था। और इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? टर्निंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टर्निंग अवार्ड को कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहा जाता है। अब यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का नोबेल किसे बोला जाता है, तो कंप्यूटर का नोबेल बोला जाता है टर्निंग अवार्ड को। टर्निंग अवार्ड अलान टर्निंग के नाम से शुरू किया गया था। टर्निंग अवार्ड किसके नाम से शुरू किया गया था दोस्तों? एलन ट्यूरिंग के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का जनक भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में आ जाए कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है, तो कंप्यूटर साइंस के जनक कौन रहेंगे दोस्तों? एलन ट्यूरिंग रहेंगे। कंप्यूटर साइंस के जनक है एलन ट्यूरिंग। अब अपने बात करते हैं इसके बाद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट। इंटरनेट का विस्तार कैसे हुआ या कैसे हर कंट्री तक पहुंच गया। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में हमने पढ़ने जा रहे हैं अब इंटरनेट का विस्तार कैसे हुआ। तो एक वर्ल्ड की अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईकैन, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। यही कारपोरेशन जो है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट को पहुंचाती है। इसने क्या कर रखा है? ये पूरा वर्ल्ड का जियोग्राफिकल मैप देख रहे हो दोस्तों आप लोग, पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफी मैप, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला रीजन एफ्रेनिक, एपनिक, एरिन, लैकनिक और आरआईपीनिक। तो पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, अलग अलग रजिस्ट्रीज में डिवाइड कर रखा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आईकैन, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। और ये क्रिएट कब की गई थी? सितंबर 18, 1988 में। और वर्किंग कब आई? सितंबर 30, 1998 के अंदर। यहाँ 1998 है दोस्तों, 1988 के अंदर ये वर्किंग के अंदर आई थी। और ये और क्या क्या काम करती है जो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है? सबसे पहला काम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करती है? इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। दोस्तों आईपी एड्रेस होता क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में अपने जोड़ते हैं और डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो उसी एड्रेस को अपने यहाँ पे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस, इंटरनेट पैकेट एड्रेस। और यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, ये इसके दो तरह के वर्जन्स हैं जिनके बारे में अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एज ए नंबर एलोकेशन का काम भी करती है। डीएनएस रूट जोन मैनेजमेंट का काम भी इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर के द्वारा किया जाता है। और प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने का काम भी यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब बात करते हैं दोस्तों यूजर तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है। हाउ टू एक्सेस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां दोस्तों देखिए एंड यूजर, यहां पे है एंड यूजर, उपयोगकर्ता, आप और मैं।
और ये है पहली ऑर्गेनाइजेशन ICANN। इसकी वेबसाइट्स भी आप लोग नोट कर सकते हैं, https www.icann.org। HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बात कर चुका हूं। ये HTTPS इसका एक नया वर्जन है। S से मीन्स होता है सिक्योर। ये इसकी वेबसाइट है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देखना चाहो तो यहाँ पे इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर होती है। इसी की एक सहभागी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों IANA, इंटरनेट असाइन नेम नंबर अथॉरिटी। इसी की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ मिलकर काम करती है, उसका नाम है दोस्तों इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और ये है नीचे एंड यूजर। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ICANN ने क्या कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। तो पूरा वर्ल्ड ये 5 रीजन्स में डिवाइड है। इनको बोलते हैं अपने रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। इनको क्या बोलते हैं, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री बोला जाता है। पिछले में देख लेते हैं, एशिया किसके अंदर आता है दोस्तों, RIP NCC में आता है। इस रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के अंदर अपना आ जाता है एशिया दोस्तों। एशिया के अंदर ही अपना इंडिया रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अपने जो कनेक्ट है इसी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड की जो है ये 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। और इन्हीं रजिस्ट्रीज के द्वारा हर कंट्री को एक NIR दी गई है दोस्तों, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसका इंडिया में ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। और हर कंट्री को एक कोड दिया गया है +91, जैसा इंडिया को दिया गया है। जब भी अपने मोबाइल्स पे कहीं कॉल करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर के आगे क्या लिखा होता है, +91 आता है। और हर कंट्री को कोड देने का पर्टिकुलर रीजन ये है क्योंकि डेटा में इंटरप्शन ना हो, डेटा में कोलिजन ना हो, डेटा अलग अलग तरह से डिवाइड रहे। तो सबसे पहले इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, ICANN। इसके साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो इसी के अंडर में काम करती है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रजिस्ट्रीज में डिवाइड कर रखा है। उन रजिस्ट्रीज को बोला जाता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। ये है 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, अलग अलग रीजन्स बना रखे हैं पूरे वर्ल्ड के। और जो अपना इंडिया है वो RIP NCC के अंदर पड़ता है। और इसके माध्यम से हर कंट्री को अलग अलग रजिस्ट्री बनाई गई है हर कंट्री के अंदर, जिसको बोला जाता है NIR, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। और हर कंट्री को एक पर्टिकुलर कोड के साथ डिवाइड किया गया है, जैसा कि इंडिया को किया गया है +91 के माध्यम से डिवाइड किया गया है। हर मोबाइल नंबर पे जब भी अपने कॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है +91। और यहां से अपने कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों LIR के अंदर, लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री। इसके जस्ट बाद आ जाती है लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री, जो अपना लोकल डिपार्टमेंट होता है वहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर अपने कनेक्ट हो जाते हैं एंड यूजर। ये अपने स्टेट की मान सकते हैं, ये नेशनल होगी, ये स्टेट की होगी, और ये अपना यूजर हो गया। अब जितने भी सर्वर्स है google.com, yahoo.com, facebook.com, जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, ICANN। सबसे पहले अपने एंड यूजर है, एंड यूजर से अपने कनेक्ट हो जाते हैं LIR के अंदर, LIR से अपने कनेक्ट हो जाते हैं NIR के अंदर। यहां से अपने पहुंच जाते हैं दोस्तों अपने रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के अंदर, यहां से अपने IANA के अंदर, और IANA से ICANN के अंदर अपने पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो फिर से एक बार हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर अपनों ने पढ़ा इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क के अंदर है। यही इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। और इसी के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को 5 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, जिन्हें बोला जाता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। और रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री जो है
हर कंट्री को एक कोड में बांट करती है और उसी कोड से अपने LIR में कनेक्ट होते हैं, LIR से अपने एंड यूजर में कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारी वेबसाइट www.epaylearning.com पे पोस्ट कर सकते हैं और मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स हों मैं उन्हें पूरी तरह से क्लियर करूं। अब जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।